लास्ट एग्जाम्पल क्या लिए था? Solve it. पिछले क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि अगर फोर्स कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो वर्क डन के लिए क्या लिखेंगे? W इक्वल टू, बिल्कुल फार्मूला से स्टार्ट करना है, F डॉट डी, और D का मतलब क्या होता है? डेल्टा आर, और F को कैसे लिखना है? एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के, ये भी एक तरीका है। और डेल्टा को क्या लिखना है? डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे एंड डेल्टा जेड के। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या दिखेगा? एफ एक्स डेल्टा एक्स, बोलिए, एफ वाई डेल्टा वाई, एफ जेड डेल्टा जेड। एफ एक्स कितना है यहाँ देखिएगा? 4, डेल्टा एक्स कितना? फर्स्ट, एफ एक्स कितना? 4, डेल्टा एक्स कितना? 1 माइनस 0 1, एफ वाई कितना? 8, डेल्टा वाई कितना? 2, एफ जेड कितना? -3, डेल्टा जेड कितना? 3, कितना हो जाएगा? 4 + 16 और -9 कितना स्टूडेंट? बोलिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है? मतलब एंगल क्या बना होगा? किसके साथ? बोलिए, डिस्प्लेसमेंट के साथ। किसके साथ? करेक्ट है, मतलब डेल्टा आर के साथ। किसके साथ? डेल्टा आर। तो ये जनरली आप देखिए, ये एक्चुअली जो हम लोग निकाले हैं वो पढ़ना है, बहुत आगे का चैप्टर है वर्क एनर्जी में, बट एग्जाम में आपका आ सकता है वेक्टर में ही, जो आपका यूनिट टेस्ट वगैरह होगा स्कूल के एग्जाम में, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। किसके लिए? डॉट प्रोडक्ट के लिए। बट वहाँ पे वेरिएबल फोर्स का भी नहीं आएगा, लेकिन ये जो फार्मूला है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स का, और मैं भी यहाँ पे वेरिएबल फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। करेक्ट है?
ओके यहाँ देखिए स्टूडेंट, फोर्स के वजह से क्या होता है, किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई पार्टिकल मूव करता है, मतलब उस पार्टिकल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, राइट। तो काम छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। बड़ा काम को W बोल रहे हैं, तो छोटा काम को क्या बोलेंगे। नहीं, W के लिए डेल्टा W नहीं लिखेंगे, ये बोलना ही थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। चेंज ऑफ वर्क, चेंज ऑफ, ये बोलना थोड़ा नहीं रहता है, जो लग रहा है। चेंज ऑफ वर्क नहीं, वर्क के लिए बोलते हैं छोटा काम बड़ा काम, और छोटा छोटा काम मिलाकर बड़ा काम। इसलिए जो डी जो टर्म, ध्यान से सुनना भाई मेरे बातों को, जो डी टर्म है वो दो चीज़ों के लिए यूज होता है। वैसा क्वांटिटी जिसका चेंज डिफाइंड है, वैसा क्वांटिटी जिसका चेंज, जैसे एक्स का चेंज हो सकता है जिसको पढ़ते हैं चेंज ऑफ एक्स। वाई का चेंज हो सकता है, अभी आपका लर्निंग प्रोसेस तो मैं बहुत सारा बात बोलूँगा, करेक्ट। एक्स का चेंज डिफाइंड है, वाई का भी तो चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ वाई। तो वहाँ उसमें अगर डी लगाएंगे तब मेरे माइंड में छोटा एक्स नहीं रहेगा, तब रहेगा चेंज ऑफ एक्स, वेरी वेरी स्मॉल चेंज ऑफ एक्स। लेकिन अगर हम लोग डब्लू, तो डब्लू के लिए चेंज ऑफ वर्क हम बोलना ठीक नहीं है। डब्लू के लिए बोलते हैं छोटा काम या बड़ा काम, छोटा काम या टोटल वर्क, थोड़ा वर्क और टोटल वर्क, ये बोलना सही रहेगा, चेंज ऑफ वर्क सही। तब उस टाइप के क्वांटिटी में अगर लगाते हैं डी, तो उस जिसका चेंज ऑफ वर्क नहीं डिफाइंड है तो उसमें डेल्टा डब्लू से बचेंगे, डेल्टा लगाने से, करेक्ट है। मतलब थोड़ा फुल स्टॉक दिखेगा, लेकिन डी डब्लू लगा सकते हो ये बोलकर कि जो ये डी टर्म है वो चेंज के लिए भी रहता है और इनफाइनाइट वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए भी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि मेरे पास 2 kg का कोई ब्लॉक है, ऐसे इमेजिन करो, एक टुकड़ा, इस 2 kg के टुकड़े को एकदम पाउडर के फॉर्म में कर दो। किस फॉर्म में, और एकदम थोड़ा सा पाउडर वहाँ से निकालिए, कितना, तो ये टोटल मास m है, थोड़ा निकाले तो मास क्या बोलेंगे, dm, वेरी वेरी स्मॉल मास, क्या बोलेंगे। वैसे ही इसका मतलब डी डब्ल्यू का मतलब क्या, फाइनाइट वर्क या वेरी स्मॉल वर्क। तो वेरी स्मॉल वर्क इसका मतलब है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो बट पार्टिकल का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एफ डॉट डी आर, क्या लिखते हैं, डेल्टा आर क्या था, डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, डी आर क्या है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी, डी आर का मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बहुत कम, इतना कम भाई, इस डॉट का जो डायमीटर है ना उसका करोड़ों टाइम्स कम, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, करेक्ट है। वो हुआ डी डब्ल्यू, करेक्ट है। तो जब डी डब्ल्यू किया, इसको कार्टेशियन सिस्टम में लिख सकते हैं, एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। और डी आर के लिए क्या लिखने के लिए सिखाया था स्टूडेंट, याद है आप लोग को, डी आर के लिए क्या ऐसे लिखे थे, डी एक्स आई, किसी क्लास में पढ़ाए हैं, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। डेल्टा आर के लिए क्या सिखाए थे, डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे और डेल्टा जेड। तो छोटा वर्क के लिए क्या लिखना है आज के बाद पूरे फिजिक्स में, एफ डॉट डी आर। बड़ा वर्क के लिए नहीं, इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बड़ा वर्क के लिए इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसको वहाँ जो आप जानते हैं डब्लू,
एफ डॉट डेल्टा आर ये बस वेरी स्पेशल केस के लिए वर्क डन है, जहाँ पे एफ कांस्टेंट रहता है। जब एफ वेरिएबल रहेगा तो उसके लिए हम लोग पहले उसका छोटा वर्ग निकालेंगे, ऐसा ऐसा बहुत सारा छोटा वर्ग निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो इस पर दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, इसको बहुत आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। बस इसका इस डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसको कैसे बड़ा वर्क करना है वो बाद में देखेंगे। बट बस डी आर के लिए इतना लिख सकते हैं आप लोग, क्या रहेगा, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। और बोलिए इसका डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एफ एक्स डी एक्स। अब आई नहीं रहेगा, आई डॉट आई वन हो गया ना, एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। करेक्ट है। इस पे अभी आपका एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा फोर्स कांस्टेंट के लिए। तो फोर्स कांस्टेंट के लिए ये जस्ट मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। फोर्स कांस्टेंट के लिए ए लगा के आना है। ओके एवरीवन, अब हेडिंग बनाइएगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हेडिंग बनाइएगा ऐसे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में। अब नया थ्योरी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इससे पहले जो थ्योरी पढ़े हैं उसका दो नाम था, याद है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट क्यों दिए थे, क्योंकि उस बीच में डॉट का सिंबल देते थे, डॉट से रिलेटेड था, राइट। यहाँ पे क्या नाम दिए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए और दो वेक्टर में क्रॉस का साइन रहेगा। और उसके बाद क्या दिए हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ। इसका मतलब है कि जो मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। जो मिलेगा वो कौन सा क्वांटिटी रहेगा, स्केलर रहेगा या वेक्टर रहेगा, वेक्टर रहेगा। बोलिए, यहाँ पे दो वेक्टर का बीच का एंगल, ए एंगल पकड़े या स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, करेक्ट है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन, नहीं वहाँ पे कॉस था, साइन थीटा क्या रहेगा, और एन कैप। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे थीटा का रेंज क्या है, 0 to 180। और एक ग्राफ में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, करेक्ट है। ये है 0, यहाँ पे कितना 180 और यहाँ पे कितना 360। 0 से 180 के बीच में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव के जोन में जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ जो साइन थीटा है, अरे डिफाइनिंग इक्वेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का। डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ ए क्रॉस बी।
करेक्ट है। मतलब ये इसको फिक्स कर दिया गया डिफाइनिंग उसमें, तो हर जगह यही यहाँ से यहाँ स्टार्ट करेंगे। ए डॉट बी का डिफाइनेशन क्या था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वहाँ पे थीटा क्या था 0 से 180, यहाँ भी थीटा क्या है 0 से, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन दो ए एंड बी, देखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ जो थीटा रहेगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ देखो भाई इस ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, बोले पॉजिटिव। ए का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, बी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, साइन थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 0 से 180। और किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बोलिए मैग्नीट्यूड और, देखो पहला लाइन था लेकिन कितना इंपॉर्टेंट लाइन था, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, करेक्ट है। और हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन का के लिए रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाए हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर को, किसको बनाए हैं, और ए यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, क्या है, बोले किसका यूनिट वेक्टर है, बोलो भाई ए क्रॉस बी का, किसका यूनिट वेक्टर है, ए का बी का या ए क्रॉस बी का। ये जो ऑपरेशन हम लोग किए हैं वो कौन सा ऑपरेशन किया है, डॉट का या क्रॉस का, क्रॉस का, करेक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो मिलता है वो एक वेक्टर का क्वांटिटी। और जब कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टोरियल क्वांटिटी है तो किसी वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ब्रैकेट हो गया और डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर, कौन बताएगा। तो ये यूनिट वेक्टर किसका है, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। आप यहाँ पे कितना यूनिट वेक्टर बताए हो, सर 1 दिए हैं। तो किसी भी वेक्टर, यहाँ देखिएगा 2 यूनिट वेक्टर है या 1 सिंगल यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से कितना वेक्टर मिलता है, 1 वेक्टर मिलता है, करेक्ट है, क्योंकि एक ही यूनिट वेक्टर यहाँ पे है। तो 2 वेक्टर, आपसे कोई पूछेगा कि ए क्रॉस बी, ये पूरा क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी कितना वेक्टर, तो क्या बोलना है, जब तक ए और बी अलग अलग लिखेंगे तब तक वो 2 वेक्टर है, अलग अलग वेक्टर है, करेक्ट है। बट उसको इस रिलेशन से अगर अटैच कर दिए ए क्रॉस बी से, तब जो मिलेगा वो कितना वेक्टर रहेगा, सिंगल वेक्टर रहेगा। कितना वेक्टर रहेगा, तो आज के बाद 2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट में कितना वेक्टर दिखता है, 1 वेक्टर, और वो यहाँ पे दिख भी रहा है। ये ब्रैकेट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो इस ए क्रॉस बी का ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का, एंड ए क्रॉस बी इज हाउ मेनी वेक्टर, 1 वेक्टर, इसका ये मैग्नीट्यूड। और ए क्या है, इस वेक्टर का डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हुआ रिस्पॉन्सिबल यूनिट वेक्टर, करेक्ट है। इसको मैं लैंग्वेज दूंगा, पहले समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, एक लाइन लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट बनाइएगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, इसको बॉक्स में कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane containing A and B। एक मिनट रुक जाओ भाई, अब इस लाइन को डिकोड करते हैं। ए क्रॉस बी क्या है, मैंने क्या बोला, एक वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक वेक्टर मिलेगा, करेक्ट है। वो वेक्टर का डायरेक्शन किधर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। विच प्लेन, जहाँ पे मेन बात है वहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग व्हाट, वैसा प्लेन जिस प्लेन में ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे मेरे डायग्राम में लेट अस सपोज ए और बी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, किसमें है,
दो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, ध्यान सुनो भाई, दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दोनों लाइन को लेकर अगर आपको मान लेते हैं कि ये मार्कर दिया, ये बहुत बार केमिस्ट्री में आने वाला है, ये मार्कर इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? है। और आपको मैंने एक काम दिया कि एक स्टूडेंट एक काम कीजिए, दोनों मार्कर को लेते हुए एक पेज चिपकाना है। क्या कर पाओगे? इमेजिन कीजिए हो जाएगा, तो वो पेज ही दोनों मार्कर कॉमन प्लेन हो जाएगा। करेक्ट। फिर एक और टास्क दिए कि ये दोनों मार्कर पैरेलल है। क्या है? इंटरसेक्टिंग नहीं है लेकिन पैरेलल है। ये दोनों मार्कर को लेते हुए एक पेज चिपका सकते हैं। सर ये तो अब ये भी आसान है, मतलब दो लाइन को लेते हुए वैसा दो लाइन जो इंटरसेक्टिंग है हो या पैरेलल हो, उन दोनों को लेते हुए कॉमन प्लेन इमेजिन कर सकते हो। हम लोग पढ़े हैं ना कि 2 पॉइंट से होकर एक लाइन गुजर सकता है, ये तो पक्का पढ़े होगे। और 3 पॉइंट से होकर एक सर्कल गुजर सकता है, बन सकता है, ऐसा कहीं मिला था? ओके, तो वैसे ही आज से मेरे तरफ से एक नया नॉलेज, दो लाइन को लेते हुए एक कॉमन प्लेन इमेजिन कर सकते हैं, बट कंडीशन है बोथ लाइन शुड बी इंटरसेक्टिंग। क्या होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग। करेक्ट है? या पैरेलल। इंटरसेक्टिंग हो, नहीं तो। अब मैं टास्क दे रहा हूँ कि देखो ये 2 मार्कर है, ठीक है आदित्य? क्या है? 2 मार्कर, लेकिन इंटरसेक्टिंग नहीं है, टच नहीं कर रहा है। करेक्ट है? और ना ही पैरेलल है, ऐसे है। देयर इज ए गैप बिटवीन दिस 2 लाइन्स, राइट, एंड बोथ लाइन्स आर नॉन पैरेलल। तो इस टाइप के लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, और नॉन पैरेलल लाइन को बोलते हैं SKEW। पढ़ो भाई, क्या पढ़ोगे इंग्लिश में? यस। कौन सा लाइन? तो इन दोनों मार्कर को लेते हुए अब आपको सेम टास्क, एक पेपर दिए हुए चिपकाना है। हो पाएगा? सर पेपर तो चिपका देंगे चारों तरफ से बंद करके, बट उसमें वॉल्यूम आ जाएगा। बोलिए। नहीं, आप लोग कमाल कर सकते हो ऐसे कि सर एक काम करते हैं चारों तरफ से चिपका देते हैं, बट उसमें वॉल्यूम आ जाएगा। क्या प्लेन रहा या वॉल्यूम मिल गया? मुझे प्लेन चाहिए थे, एरिया सिर्फ। क्या चाहिए था? एरिया। तो सर ये पॉसिबल नहीं है, तो कहीं पे एक लाइन लिख लिया जाए। बहुत बड़ा नॉलेज था आपके लेवल के लिए, बढ़िया बताया। वी कैन इमेजिन ए कॉमन प्लेन containing 2 lines, but both lines should be intersecting or parallel. But both lines should be intersecting or parallel. दोनों लाइन क्या होना चाहिए? या तो इंटरसेक्टिंग नहीं तो पैरेलल। और यहाँ पे हाथों हाथ एक और लाइन लिख लीजिए, दो लाइन्स, नया पॉइंट बना के, विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल। नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल आर कॉल्ड लिख लीजिएगा। कौन सा लाइन बोलेंगे? स्क्यू लाइंस। और 2 स्क्यू लाइंस को मिलाकर क्या कॉमन प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। स्क्यू लाइन से होते हुए कॉमन प्लेन नहीं होता है। अब यहाँ देखो भाई, ये जो मैं 2 लाइन, यहाँ देखिएगा, ये 2 एरो है, एरो इज काइंड ऑफ लाइन। इन दोनों एरो को लेते हुए कॉमन प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं? इंटरसेक्टिंग तो है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है ना, तो क्या इसको लेते हुए कॉमन प्लेन नहीं कर सकते हैं? ये दोनों लाइन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो इन दोनों लाइन का कॉमन प्लेन कौन सा होगा? व्हाइट बोर्ड। कौन सा होगा? व्हाइट बोर्ड होगा। करेक्ट है? लेकिन डिफिनेशन में फिर क्या लिखे हैं? पहला पॉइंट पढ़िएगा, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर। और कैसे रहता है स्टूडेंट? ओ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए और बी, या कंटेनिंग ए एंड बी बोथ। अब एक मिनट रुकिएगा, ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड तो मेरे हाथ में है, डायरेक्शन किधर रहेगा स्टूडेंट ए क्रॉस बी का? सर जिस प्लेन में ए और बी है उसका परपेंडिकुलर, तो व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर। अब व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन हो गया, या तो अबव द प्लेन, यहाँ देखो भाई, या तो अबव द प्लेन और नहीं तो बिलो द प्लेन। एरो देना है ना, और उसमें एक बात बोल दिया गया परपेंडिकुलर रहेगा, तो किसी प्लेन का परपेंडिकुलर का कितना डायरेक्शन हो सकता है? 2, या तो आगे नहीं तो पीछे, या तो अबव नहीं तो बिलो। अब डिसाइड करना कि
एबव रहेगा या बिलो रहेगा। बट इतना तो समझ में आ गया। इसका मतलब है कि ए क्या है, देखो फार्मूला का डिकोड कर रहे हैं भाई, फार्मूला बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। ए है यूनिट वेक्टर किसका, ए क्रॉस बी का। तो मेरे जो डायग्राम में है, मेरे डायग्राम में दोनों वेक्टर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, या तो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं तो नीचे। बट कैसे ऊपर और नीचे, परपेंडिकुलरली। कैसे रहेगा, परपेंडिकुलरली। यहाँ देखिए स्टूडेंट, थोड़ा भी किसी को तबीयत वगैरह खराब रहेगा तो आप रेस्ट ले सकते हो भाई। मैं और मुझसे वीडियो मत मांगा कीजिएगा जहाँ पे आप एडमिशन का प्रोसेस किए हो। अब याद नहीं रहता है कि मैं ग्रुप में शेयर करूँ। जहाँ भी एडमिशन का प्रोसेस किया है ना, वहाँ से आप नंबर ले लीजिएगा, या मैं ग्रुप में कौन, हाँ आप रिमाइंडर दीजिएगा। अब एक काम, छोटा सा काम आपको दे रहा हूँ, 9 बजे मुझे रिमाइंडर करना है कि सर एक व्हाट्सअप में, हाँ मतलब खाली रिमाइंडर के लिए कि सर एक नंबर शेयर कर दीजिए जहाँ पे तबीयत कुछ ऐसे ही, जिससे कि मैं वीडियो लेक्चर मांग सकूँ। बट वहाँ पे बोला रहेगा कि फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए काम, महीना 2 महीना पे एक आध बार कर सकते हो कि सर क्लास नहीं कर पाए, नहीं तो आप ही का लॉस होगा। वीडियो में तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा सब। वीडियो में ठीक है आपको समझ में आएगा मेकअप के लिए, बट यहाँ जो मैं समझा के भेजूँगा, यहाँ बिल्कुल फेस टू फेस हो रहा है, राइट। तो यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि इसका परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये जो एन का डायरेक्शन रहेगा, टिप को हेड मान लीजिए, या तो ऐसे रहा होगा या तो ऐसे रहा होगा, दो ही डायरेक्शन है ना। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन रहेगा, या तो एबव द व्हाइट बोर्ड नहीं तो बिलो द व्हाइट बोर्ड। अच्छा स्टूडेंट, ये मेरा एक प्लेन है, इस प्लेन में कितना लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट, करेक्ट है, इनफाइनाइट लाइन है। अगर मेरा मार्कर इस व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, किस पे, तो इस सारे लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा, चेक करके देख लीजिए, हाँ या ना। इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक लाइन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन में एग्जिस्ट करने वाला जितना भी लाइन रहेगा उन सब पे परपेंडिकुलर होगा। क्या मैंने सही बोला या गलत बोला? If any line is perpendicular to a given plane like whiteboard, then that line must be perpendicular to all the infinite lines which can be drawn on the whiteboard. करेक्ट है? कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो जितना भी इनफाइनाइट लाइन आप बोर्ड पे उस प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हो, उस सब पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। करेक्ट है? अब दिमाग में चल रहा हो कि सर लाइन तो बोल दिए, हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन भी हो और कर्व लाइन भी हो। देखिए आपके सामने मैं एक कर्व लाइन ड्रॉ कर दिया, करेक्ट है, और मेरा मार्कर है परपेंडिकुलर, क्या है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके चले गए, बोलिए यस। इस अब यहाँ देखिए कर्व पे परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो कर्व पे परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो जिस पॉइंट पे कर्व पे रखे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिएगा। क्या ड्रॉ करना है, बताया था ना कि किसी कर्व का किसी पॉइंट के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन के लिए ये टेंजेंट। अब देखिए इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अगर चेक करना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे जाकर मार्क रखिए परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो एक नया उसमें कॉन्सेप्ट जुड़ गया कि इफ़ एनी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन, देन दैट लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ऑल द लाइन्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द प्लेन, इवन इट इज कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन। लिख लिया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लिखिए। इफ एनी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन, if any line is perpendicular to a given plane, then that line must be perpendicular to all the line even a straight or curved line, all the line even a straight or curved lines which are existing in plane, which are existing in the same plane. अब लिखिए
इसमें ये समझ में आ गया है। अब लिखिए राइट हैंड थंब रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनेगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बात मत करो भाई। चलिए क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं समझ में आने से डायरेक्ट पूछिएगा। एसी बंद करना है? तबीयत ठीक है? देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो मैं इसका लैंग्वेज बना दूंगा। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी, पहले क्या लिखे हो बी या पहले ए, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट बी डॉट ए, बट यहाँ पे ऑर्डर, तो ए क्रॉस बी में पहले कौन है, तो जो भी पहले है उसके तरफ अपना राइट हैंड को रखना है। करेक्ट है? राइट हैंड के फिंगर को, राइट हैंड के, एंड कर्ल योर फिंगर, बाकी 4 फिंगर को कर्ल करना है थंब को छोड़कर, और थ्रू अ स्मॉलर एंगल, किसके थ्रू, और बी की तरफ जाना है। बट हाथ को किधर रखना है, जो पहले आता है ए क्रॉस बी में, पहले बी है या पहले ए है, तो राइट हैंड के फिंगर को किधर, बाद में इसको रट जाइएगा, डोंट वरी, आज समझ लेते हैं। तो ऐसे किया कर्ल योर फिंगर, करेक्ट, और किसके तरफ कर करना है, बी के तरफ, बट रखे किधर किसके तरफ है, क्यों, पहले ए था, ये रूल है। और जो थंब का डायरेक्शन रहेगा किसका, वो डायरेक्शन किसका रहेगा, ए क्रॉस बी का, किसका रहेगा। तो आपको नहीं लगता है कि सर ऐसे करेंगे तो थंब ऑब्वियसली इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड पे, किस पे परपेंडिकुलर, व्हाइट बोर्ड पे। तो सर थंब तो जो हुआ, इतना तो व्हाट्सएप में थंब का साइन बनाते रहते हैं, इट्स ओके राइट। बहुत दिन के बाद मुझे समझ में आया था कि अच्छा थम्स अप का मतलब क्या होता है। तलवार से पकड़ के रखो भाई, राइट। मैं आ रहा हूँ उस पर, प्लेन में आप रखे हैं ना, राइट। तो अभी ये बताइए कि जो थंब का डायरेक्शन है उस व्हाइट बोर्ड के अबव है या बिलो है, अबव है, करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया है, ओके। आप गए कैसे हो भाई, अपना फिंगर को कर्ल कैसे किए थे, बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, करेक्ट है। इसका मतलब वो जो ए मिला था ए क्रॉस बी, और जो थंब का डायरेक्शन रहेगा वो एक्चुअली ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, किसका है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, करेक्ट है। तो मेरे डायग्राम में ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ये जो एन कैप का डायरेक्शन है वो एबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, इतना तो समझ में आया कि परपेंडिकुलर है, करेक्ट है। मान लेते हैं कि ए मेरा ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है, तो मेरे डायग्राम में ए यूनिट वेक्टर व्हाइट बोर्ड के अबव रहेगा डायरेक्शन या बिलो, और व्हाइट बोर्ड परपेंडिकुलर, व्हाइट बोर्ड पे। और अभी जस्ट सिखाया था कि अगर कोई भी एक लाइन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो वो लाइन उस प्लेन में एग्जिस्ट करने वाला हर लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो ए अगर मेरा प्लेन किस पे परपेंडिकुलर है, बोलिए, प्लेन में कंटेनिंग ए एंड बी, तो क्या ये बोल सकते हैं कि दिस वन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड दिस वन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, नहीं विश्वास है तो देख लीजिए,
कितना, इसके इसके बीच कितना एंगल 90। इस मार्कर और ए के बीच में कितना एंगल 90। मार्कर और बी के बीच में कितना एंगल 90। यहां देखो भाई कितना लाइन ड्रॉ कर दिया, बहुत सारा, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है। ये मार्कर सब लाइन पे परपेंडिकुलर है, करेक्ट है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए जो रहेगा वो ए और बी पे दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा। बट मेरे पास तो फेविकोल है नहीं कि इसको चिपका के रखेंगे, बात समझो मेरा मजबूरी, राइट। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये मेरा क्या है, ए क्रॉस बी, बट ये जो एरो है क्या व्हाइट बोर्ड में है या व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर एबव है, तो इसलिए इसको मैं डॉटेड से दिखाया हूँ। और इसका इसके साथ एंगल कितना रहेगा, वेरी गुड। और इसके साथ एंगल कितना रहेगा 90 ही रहेगा। समझ में आ गया। अब बोलो भाई, आप अपने लैंग्वेज, जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है वो ट्रांसलेट करके मुझे बताएगा, वही सेंटेंस आप लिखेगा। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल जो मैंने समझाया इतना आसान भाषा में, क्या बोलता है, क्या है राइट हैंड थंब रूल। मैं भी सुन रहा हूँ, हाँ बोलो भाई, मेरा भी इंग्लिश अच्छा है, मैं भी ट्रांसलेट करूँगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, एडवांस योर राइट हैंड इन द सेंस ऑफ वेक्टर ए, बोल तो लिखिएगा, इंग्लिश नहीं मैं लिखवाऊंगा, थोड़ा बढ़िया लगना चाहिए ना, या कुछ भी ई आर लगा रहे हैं। एडवांस योर राइट हैंड अकॉर्डिंग टू दिस इन द सेंस, एडवांस इन द ऑफ योर राइट हैंड इन द सेंस ऑफ व्हाट, सेंस मतलब डायरेक्शन, along A and curl your finger, then sense of your thumb gives the direction of A cross V. This is called what, right hand thumb rule. जो मैंने बोला उसको लिख लीजिए, अब मैं लिखवा रहा हूँ। आप लोग खुद से एक्सप्लेन करके लिखो भाई, कुछ तो करोगे, सीखोगे, जो भी मर्जी आता है, लैंग्वेज में जाइए, बस सेंस सही होना चाहिए। लिख पाएंगे खुद से। बोलिए, राइट हैंड थंब रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, एडवांस योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ, इस इक्वेशन के लिए, अलोंग ए, कर्ल योर फिंगर टुवार्ड्स बी थ्रू अ स्मॉलर एंगल, देन सेंस ऑफ योर थंब गिव्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज नोन एज व्हाट, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन कर्ल योर फिंगर थ्रू व्हाट, बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल, अ स्मॉलर एंगल। और स्मॉलर एंगल कवर करते हुए किसकी तरफ जाना है, बी की तरफ। बट अपना यहाँ पे देखिएगा, इसमें पहले कौन है, ए, तो किधर की तरफ रखना है हाथ, राइट हैंड ए की तरफ, करेक्ट है। इसका शॉर्टकट ट्रिक दे देंगे, डोंट वरी। यहाँ देखिएगा, एवरीवन, ए है ए है बी। अब मुझे चाहिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। बोलो भाई, बी क्रॉस से मैं क्या करोगे, तो किधर, ऐसे ऐसे घूमे, यस, स्मॉलर बिगर एंगल नहीं, बिगर एंगल रहता तो काम बन जाता सर, राइट। लेकिन यहाँ पे करना क्या था, स्मॉलर एंगल के थ्रू, ये नहीं कैसे रोटेट कर दिया, इसके थ्रू। अब यहाँ पे करना पड़ेगा, थंब को ऐसा रखना पड़ेगा, करेक्ट है। और कर्ल योर फिंगर, अब ए से बी पे जाना है या बी से ए पे आना है, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर अगर सही से नहीं रखेंगे तो डायरेक्शन जस्ट 180 से उल्टा हो जाएगा।
तो बी क्रॉस एम में बी की तरफ फिंगर रखना है, ये 4 फिंगर थंब को छोड़कर, और कर्ल योर फिंगर थ्रू अ स्मॉलर एंगल, करेक्ट, एंड गोइंग थ्रू अ स्मॉलर एंगल टुवर्ड्स ए, और तब जो थंब का डायरेक्शन रहेगा वो क्या है, अवे द प्लेन या टुवर्ड्स द प्लेन, टुवर्ड्स द प्लेन, करेक्ट है। तो इस केस में यहाँ देखो भाई, इस केस में ए क्रॉस बी के लिए, बी क्रॉस ए के लिए क्या लिखेंगे, बी ए साइन थीटा एन डैश कैप। इसके लिए अगर एन कैप लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एन डैश, राइट। और इसका डायरेक्शन किधर रहेगा स्टूडेंट, जैसा इधर दिए हैं वैसा ही लिखें या इसका नीचे दे दें, नीचे देंगे। ये क्या है, बी क्रॉस ए, बोलिए व्हाट द एंगल बिटवीन दिस वन, 90, एंड व्हाट द एंगल बिटवीन दिस वन, ये एंगल कितना रहेगा एवरीवन, इट इज ऑल्सो 90, लुक्स लाइक मोर देन 90। ये ऐसे है, मार्कर का टिप किधर है, बोर्ड की तरफ है, करेक्ट है। ये बोर्ड में है लाइन या परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, करेक्ट है। तो ए भी एंगल कितना रहेगा, इट इज ऑल्सो 90, सही है। यहां तक सबको समझ में आ गया है। क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, बोलिए यस। और ए क्रॉस बी को मैं सी बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी 2 वेक्टर या सिंगल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी के लिए हम लोग अगर सी मानते हैं तो क्या बोल सकते हैं, सी परपेंडिकुलर टू ए, बोलो भाई। और क्या बोल सकते हैं, सी परपेंडिकुलर टू बी, यहां तक आ जाइए। यहां तक सबको समझ में आ गया है। पिछले क्लास में पढ़ाए थे, 2 वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 2 वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट, यहां देखो भाई, ए क्रॉस बी डॉट ए पूछा जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट ए, व्हाट द वैल्यू, 0, सिंगल वेक्टर है, क्या बोल रहे हैं। और ए पे क्या है, परपेंडिकुलर। और ए क्रॉस बी के लिए को लेकर कंफ्यूजन में आते हैं, ए क्रॉस बी का एक नया नाम दे दीजिए, सी, नया नाम तो दे सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब सी, तो सी डॉट ए, बोलिए यस। और सी डॉट ए लिख सकते हो, सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, तो वैल्यू क्या हो गया, 0। ये डायरेक्ट अगर एग्जाम में आ जाता तो नहीं समझ में आता, बट विजुलाइज कर ले तो समझ में आ गया। तो ए क्रॉस बी डॉट ए ऑलवेज क्या रहेगा, 0, बजाय वेक्टर ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर होता है। वैसे ही क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट बी क्या रहेगा, सर इट इज ऑल्सो 0, क्योंकि दिस वन सी डॉट बी, तो क्या जाएगा, सी बी कॉस 90 कितना, 0। ये लिखते चलिएगा। एक कॉन्सेप्चुअल है स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअल है, इसमें बहुत ध्यान देना है। ये सब ऑब्जर्वेशन करते चल रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए, मैंने 2 एरो ड्रॉ किया, एक ए क्रॉस बी के लिए और दूसरा बी क्रॉस ए के लिए। ए क्रॉस बी के लिए क्या लिखते हैं, डिफाइनिंग क्वेश्चन बोलिए, ए बी और क्या था, वेरी गुड,
अब बी क्रॉस ए के लिए क्या लिखेंगे? बी ए, ये ब्रैकेट में क्या है? मैग्नीट्यूड। ब्रैकेट में क्या है? आपको नहीं लगता दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है? डिफर किससे कर गया है? डायरेक्शन से। किससे डिफर कर गया है? डायरेक्शन। क्योंकि ए क्रॉस बी ये लिखना है, ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे? तो इस पर मॉडुलस लगाइएगा। वहाँ तक आइए स्टूडेंट, इधर उधर जगह नहीं है। ए क्रॉस यहाँ देखना है आज के बाद, और जेड इक्वल टू एक्स वाई है, करेक्ट? तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। और मॉडुलस ऑफ एक्स वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई, करेक्ट है? एक ही बात होता है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एक मिनट रुको भाई, ए क्रॉस बी कितना वेक्टर? सिंगल वेक्टर, टू वेक्टर या सिंगल वेक्टर? और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब 50% बात पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। तो मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या? ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉडुलस। इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बी साइन थीटा का मॉडुलस इंटू एन कैप का मॉडुलस। एन कैप क्या था? यूनिट वेक्टर। क्या था? और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। कितना होता है भाई? तो ये नहीं लग हो गया ए बी साइन थीटा, करेक्ट है? अब बी क्रॉस ए, बी क्रॉस, तो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? बी ए साइन थीटा एन डैश। और इसके लिए भी क्या रहेगा? बी ए साइन थीटा, इसका तो 1 रहेगा। तो लास्ट में बचेगा क्या? इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक बात कॉमन रहा, बोले क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब लेंथ ऑफ एरो सेम रहेगा। अनकॉमन क्या रहा? सर एक उत्तर दूसरा दक्षिण, राइट? डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन जस्ट ऐसे। ए क्रॉस बी अगर ऊपर है, कैसे है? ऊपर, तो बी क्रॉस से किधर है? नीचे। तो आप मान लो कि ये दो मेरा एरो है जिसका हेड ए है, टिप, और एक ऐसे है और एक ऐसे है। एंगल कितना बनेगा भाई? 180 बनेगा। कितना बनेगा? देन व्हाट द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? ध्यान से सुनना है। एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए 180। कितना बनेगा? एंगल कितना रहेगा? 180, करेक्ट है? लिख लीजिए। एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो। असाइनमेंट जब सॉल्व करोगे तो जहाँ पर जितना बात बोल रहा हूँ, मैं बार बार फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, जितना बातें बोर्ड पर हो रहा है उसी पे क्वेश्चन आएगा। असाइनमेंट भी उसी पे रहेगा। ये सब जानोगे तभी असाइनमेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए क्लास में 100% कॉन्सेंट्रेशन करके बैठो। अब मुझे इस पर एक एग्जाम्पल याद आ गया। यहाँ देखिए, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस बी डॉट, आप कितना वेक्टर का डॉट ले रहे हो? वेरी गुड। वो दो वेक्टर का नाम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, सिंपली दो वेक्टर है। वैसे भी अगर आपको पजल होता है तो नाम ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, मैं आपकी जगह पर आता और मैं
4 वेक्टर देखकर अगर रह जाता तो नाम ले देता। ए क्रॉस बी का नाम C1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C1 लिखो भाई। और बी क्रॉस ए का नाम C2। तो ए क्रॉस बी का नाम क्या है? C1। अब बी क्रॉस ए का नाम, यहाँ से पजल हो रहा है बट यहाँ से तो नहीं होगा ना। C1 डॉट C2, C1 डॉट एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन C1 एंड C2? 180। कितना रहेगा? अब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का कोई नहीं बोलेगा, फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो C1 डॉट C2 का फॉर्मूला क्या रहेगा? C1 का मैग्नीट्यूड C2 का मैग्नीट्यूड कॉस कितना? 180। और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो -1 को बाहर लिख देंगे। C1 का मैग्नीट्यूड और C2 का मैग्नीट्यूड। और C1 का मैग्नीट्यूड मतलब किसका मैग्नीट्यूड? ए क्रॉस बी का। इसका मैग्नीट्यूड कितना? ए बी साइन थीटा। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना? तो ए बी साइन थीटा मतलब -1 को बाहर रखिए। -1 को बाहर रखते हैं। ए बी साइन थीटा इन2, मतलब यहाँ पे इन2, यहाँ देखिएगा दोनों में डिफरेंस समझो भाई। बाई क्रॉस जेड, ए भी क्रॉस है बट ये स्केलर क्वांटिटी क्रॉस है। इसका इस क्रॉस का मतलब वही समझो जो आज तक समझ रहे थे, गुना करना, भाग देना या गुना करना। गुना मतलब मल्टीप्लाई करना। बट 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस है तो इन्हीं सब मल्टीप्लाई करना है। ये अलग सेंस होता है, एक अलग फार्मूला है। डिफरेंस समझ में आ गया? 2 वेक्टोरियल क्वांटिटी के बीच में क्रॉस और 2 स्केलर क्वांटिटी में क्रॉस का मतलब क्या होता है? इसका क्रॉस का मतलब जो आज तक जानते थे, ऐसा क्रॉस का मतलब जो आज जान रहे हैं। करेक्ट है या सेम बात? डिफरेंट बात है। ओके तो यहाँ वैल्यू बैठा दिया सुन। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देख ए है तो जब मैग्नीट्यूड ही ले लिए, डायरेक्शन हटा दिया तो काइंड ऑफ स्केलर, काइंड ऑफ व्हाट? स्केलर। तो ए बी साइन थीटा इंटू व्हाट? बी ए साइन थीटा। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे में क्या रहेगा? माइनस। एक कभी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, और उसके पीछे का वजह यह है कि जैसे ही इतना बड़ा टर्म देखा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का तो पजल हो जाएगा। ए भी है, बी भी है, बी भी है, ए भी है, पर उसको तोड़ कर अगर देखा जाए छोटा करके तो ए क्रॉस बी 2 वेक्टर नहीं, एक वेक्टर है जिसका नाम C1। बी क्रॉस ए एक वेक्टर है जिसका नाम C2, और दोनों को जो है एंगल 180। करेक्ट है? समझ में आ गया? लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब यहाँ देखिएगा, स्क्रू समझते हैं? चलिए तो इस स्क्रू का नाम क्या बोले हैं? राइट हैंडेड स्क्रू। कोई आप लोग में से पेन दीजिए जो खुलने वाला पेन हो, जिसमें स्क्रू लगा टाइप का हो। ये है स्टूडेंट, दिस इज द स्क्रू भाई। करेक्ट है? यहाँ देखना है, यहाँ देखिएगा। हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में। अभी कैटलिस्ट में हो लेकिन हो इंडिया में। इंडिया में जितना भी कंपनी स्क्रू बनाता है, वो स्क्रू का जो कटिंग होता है, देखते हैं उसमें एक कटिंग ऐसे कर्व रहता है स्पाइरल टाइप का। क्या लगता है ऐसे रैंडम होता होगा? उसमें कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है भाई। गियर, गियर समझते हैं? गियर क्या समझते हैं? गियर का मतलब फर्स्ट गियर और सेकंड गियर। साइकिल में भी गियर रहता है ऐसे बना हुआ, दिस इज कॉल्ड गियर। मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी तो हूँ, ये पढ़ा हूँ भाई। इसमें कटिंग होता है पैराबोलॉइड टाइप का,
कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, इसमें दूसरा गियर फंसा हुआ रहता है और एक गियर दूसरे गियर से टच में नहीं आता है, फ्री मूवमेंट होता है। थोड़ा भी आगे पीछे टच में होता है तो कभी कभी गियर टूट जाता है, राइट, ब्रेक कर गया। तो ये जो कटिंग होता है उसमें भी मैथमेटिक्स है कॉम्प्लिकेटेड, तब जाकर गियर बनता है। और समझ में आ गया? ओके, तो एक्चुअली इंडिया में जितनी भी कंपनी है वो राइट हैंडेड स्क्रू बनाती है। कौन सा? यस, उसमें जो कटिंग किया गया है। तो सर राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब क्या है? राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब ये है कि अगर आप इसको राइट हैंड का एक मतलब राइट हैंड के कॉन्सेप्ट पे यहाँ देखिए, अगर मैं ऐसे किया और अगर मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज होता है, क्या होता है? यहाँ देखो भाई, मेरे फिंगर का मूवमेंट आप लोग उधर से ऑब्जर्व करना, मैं जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे फिंगर का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? तो एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसको यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैं कैसे घुमा रहा हूँ इसको, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज बाहर आता है। कहाँ आता है? बाहर, करेक्ट है। और अभी कैसे कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में किधर जाता है? अंदर। इसका मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट होगा स्क्रू और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लूज होगा। तो लूज होगा तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा? बाहर आएगा, करेक्ट है। बट अगर आप यूएसए में हो, उल्टा होता है, वो लोग सारा काम उल्टा करते हैं और सबसे आगे हैं। वहाँ पे जो स्क्रू बनता है वो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू है। क्या है? वहाँ ताला खुलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग का हैबिट तो खोलने का उल्टा डायरेक्शन में है, वहाँ उल्टा रहेगा। वहाँ पे हॉलीवुड का मूवी देखना तो ये जो ऑन है वो उनके लिए ऑफ है, वो ऐसे करेंगे, इतना माइन्यूटली प्ले ऑब्जर्व करेंगे। देखते हैं स्टेरिंग अलग रहता है, अलग डायरेक्शन में। तो वहाँ जो सारा काम होता है मतलब कन्वेंशन ही उल्टा है, बट फिर भी आगे हैं। या तो हम लोग बोलते होंगे कि हम लोग उल्टा कन्वेंशन ले रहे हैं, राइट, ये भी हो सकता है, इट माइट भी। तो इंडिया में कौन सा रूल चलता है? कौन सा स्क्रू? यस, और राइट हैंड स्क्रू में क्या बोला गया है कि राइट हैंड स्क्रू टेल्स दैट कि इफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, मूवमेंट इज देन डायरेक्शन इज इनवर्ड, राइट। तो जिस प्लेन में मूवमेंट आप क्लॉकवाइज हो, किसी प्लेन में आप हो, एक पार्टिकल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, कैसे? तो डायरेक्शन मतलब उस प्लेन के अंदर जा रहा है, इधर जा रहा है अंदर। और अगर किसी प्लेन में हो और डायरेक्शन क्या ले रहे हो? घूमने का एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या रहेगा? आउटवर्ड रहेगा। बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड रहेगा। ये पकड़िए, यहाँ देखो भाई, मैं अपना मार्कर को कैसे घुमा रहा हूँ, गेस करो तो। बाहर, लेकिन बाहर आ रहा है। मेरा मार्कर एक्सेप्शन है, ये लेक्चर का मार्कर है यूएस कंपनी का, राइट। दोनों एग्जाम्पल एक रेडी हैं। अब कैसे घुमा रहा हूँ? अंदर जा रहा है। तो कैसा स्क्रू बना हुआ होगा इसमें? लेफ्ट हैंडेड। कैसा है? फिर से एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, ये क्लॉकवाइज है बट आ किधर रहा है? शुरू में मैं इसको खोल रहा था, खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि वी आर वेरी मच फैमिली विद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। बट मैं इसको खोलने के लिए कैसे घुमा रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, और टाइट हो गया, तब समझ में आया इसको उल्टा घुमाना है। तो ऐसे, तो ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, राकेश सर का मार्कर। राकेश सर का मार्कर लेफ्ट हैंडेड स्क्रू है। कैसा है? और आपका पेन क्या है? यस। तो यहाँ देखिए, राइट हैंड स्क्रू में अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? और जिस प्लेन में आप मूव कर रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उसका डायरेक्शन रहेगा आउटवर्ड।
बट ए आउटवर्ड किसके रेस्पेक्ट में? आउटवर्ड मतलब उस जिस प्लेन में मैं मूव किया हूँ उस प्लेन का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, ऐसे सोचो कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप सिर्फ राइट हैंड थंब रूल और एग्जाम हॉल में पेपर पे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर, कितना ऑकवर्ड फील होगा। आप कुछ वो तो समझने के लिए फर्स्ट टाइम कहीं पे पढ़ रहे हैं तो राइट हैंडेड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल, उसके लिए मैं समझा दिया। बट अब फास्ट होने के लिए एकदम शॉर्टकट ट्रिक, अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, करेक्ट, ए से वेक्टर ए से वेक्टर बी पे गए हैं, किधर गए हैं? और अगर जाने का तरीका जाना है किसका? स्मॉलर एंगल के थ्रू। यहाँ देखो भाई एकदम शॉर्टकट ट्रिक। और ए से बी पे जाते हुए अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, कैसा? मतलब डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा, करेक्ट है। और अगर मूवमेंट क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज, किधर हो रहा है? तो क्या रहेगा? इनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आपको अभी मतलब जब तक इंडिया में एग्जाम दे रहे हो तो इसी रूल को फॉलो करना है, पेपर भी इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, करेक्ट है। ए क्रॉस बी। अब हम लोग राइट हैंड को भूल जाते हैं, स्क्रू को याद रखते हैं। पहले कौन है? ए। तो ए से स्टार्ट करना है और किधर जाना है? बी की तरफ रोटेट होना है। बोलो तो भाई मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या रहेगा? आउटवर्ड। क्या रहेगा? आउटवर्ड रहेगा। इसका मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये तो बात क्लियर हो गई ना कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए और बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। बात फंसा हुआ कहाँ पे था? इनवर्ड या आउटवर्ड। वो आज पर इतना आसान हो गया। लेकिन स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा? ए से, जो पहले रहेगा। जाना कहाँ पे है? बी पे। अगर जाते हुए मूवमेंट लगा के एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका डायरेक्शन क्या बोलना है? आउटवर्ड। इस डायग्राम के लिए डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। बट किसका परपेंडिकुलरली? ए और बी के प्लेन का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, करेक्ट है। बी क्रॉस ए, अब कहाँ से कहाँ पे आना है? बी से ए पे, थ्रू बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल? कैसा मूवमेंट है स्टूडेंट? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या रहेगा? इस डायग्राम के लिए, इस डायग्राम के लिए, इस डायग्राम के लिए डायरेक्शन इज इनवर्ड। किसका डायरेक्शन? बोले बी क्रॉस ए का। किसका? बी क्रॉस ए का। अब बोलो भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? किसको वजह से डिफरेंट हो गया? डायरेक्शन की वजह से, करेक्ट है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है, क्योंकि ऑर्डर उल्टा लेने से डायरेक्शन जस्ट अपोजिट मिल जाएगा, वेक्टर ही उल्टा मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ देखो भाई, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम वेक्टर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का वैल्यू सेम। तो जहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब डिफरेंट ऑर्डर करने से वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, उसका मतलब वो लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी को फॉलो नहीं करता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ओबे द लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी, ए डॉट बी ले या बी डॉट ले ए ले, एक ही बात है। बट दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इज इट फॉलो द लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी? लिख लीजिए एक लाइन ऐसे करके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर does not obey the law of commutativity. लॉ ऑफ लिखवाए तो थे दो बार,
करेक्ट है? क्या देखना है? A क्रॉस B करेक्ट है, और A प्लस B के बीच में एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड A प्लस B, वेरी गुड, 90 डिग्री। ये क्या है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में ए और बी होता है, क्योंकि डायगोनल होता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल मुझे आईपीएल का याद आता है भाई, जो 6 लगाने का जो ड्रॉ होता है, ऐसे ऐसे रहेगा या सेम प्लेन में रहेगा? सेम प्लेन में। तो ए और बी पैरेललोग्राम, राइट? पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, तो उसका साइड और उसका डायगोनल डिफरेंट प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, सेम प्लेन में। तो एक क्या था भाई? रिजल्टेंट था ए और बी का। क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर, करेक्ट है ना? ये भी एक ऑब्जर्वेशन हुआ। ये क्या है मेरे डायग्राम में? ए क्रॉस बी, इसके साथ इसका एंगल कितना? 90 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? चलिए, यहाँ देखिए स्टूडेंट, मेरे पास 3 वेक्टर है ए बी एंड सी। ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हो, इस ब्रैकेट को, और ओपन करने के बाद जो नज़र आएगा, जो एक मिनट जो लिखेंगे उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं? लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि ऑर्डर शुड बी इम्पॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे अगर ए पहले है, जब बी के साथ क्रॉस करेंगे तो ए को पहले रखेंगे, और सी यहाँ पे ए पहले है तो सी के साथ जब क्रॉस करेंगे तो तब भी ए को क्या रखेंगे? पहले। एक डॉट जैसा नहीं है कि ए डॉट बी लिख दें या बी डॉट ए, वहाँ तो काम चल जाएगा, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या है? इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? ऑर्डर उल्टा करने से डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। करेक्ट है? तो ए क्रॉस बी के लिए लिखना क्या है? लिखिए स्टूडेंट, जितना भी लिखते हैं सब बात लिखिए। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, लिख लीजिएगा। हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब दो वेक्टर, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, बट लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी को फॉलो, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। हो गया? ओके, यहाँ देखना है स्टूडेंट, ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या? इक्वेशन लिखो भाई, मैं इक्वेशन लिखता हूँ पहले। ए क्रॉस बी के लिए क्या था? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा से बोलते थे, या डिफाइनिंग इक्वेशन क्या था? डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है? देखिए, व्हाट इज डिफाइनिंग इक्वेशन? एन कैप। तो यहाँ भी तो पूरा बोलेंगे ए का मैग्नीट्यूड, राइट? ए का मैग्नीट्यूड साइन 0 एन कैप, एग्री? बट साइन 0 का वैल्यू कितना? तो इसलिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो आज के बाद
सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेम वेक्टर का सेम उसी वेक्टर के साथ, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट कितना रहेगा 0। ए डॉट ए स्क्वायर आया था, याद है पिछले क्लास में, इसलिए बोलते हैं पढ़ कर आया कीजिए। तो पूछते हैं याद है तो सोचते रहते हैं याद है या नहीं है। क्लास में जब आते हैं तो सेम डे में प्रीवियस क्लास का कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए अब जाकर रिवीजन करते हो नहीं करते हो। तो ए डॉट ए कितना था ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस 0, करेक्ट है। तो ए क्रॉस ए कितना रहेगा आज को 0। हो गया। किसके वजह से 0 हो गया स्टूडेंट, साइन वाला टर्म के साथ, क्योंकि एंगल 0 हो गया था, राइट। वेक्टर ए और उसी वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो एंगल तो 0 ही था, थीटा क्या था 0। ओके, आई क्रॉस आई कितना होगा, अब वहाँ से कॉन्सेप्ट लीजिए, बताइए 0। आई डॉट आई कितना था 1 था, आई क्रॉस आई कितना रहेगा 0। यहाँ देखते रहो भाई, जे क्रॉस जे भी कितना रहेगा 0, के क्रॉस के कितना रहेगा 0। बड़ा ब्रांडेड जगह पे ऐसे हाथ पकड़ कर नहीं सिखाता है, बहुत अच्छा मौका मिला है, एकदम बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखा रहा हूँ। बढ़िया डेप्थ में नॉलेज गेन करते रहो भाई। थोड़ा सिलेबस वास्ट है बट आई विल ट्राई कि एकदम एक बारीकी से एक एक बात पे रुका जाए और समझाया जाए। इट टेक्स टाइम। बाकी जो 4 क्लास में तो वेक्टर ख़त्म कर देगा, पता ही नहीं चलेगा भाई। मोल कॉन्सेप्ट 5 क्लास 6 क्लास में ख़त्म करता है, बट यहाँ देखिएगा मोल कॉन्सेप्ट मेरा क्लास थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है और आपके लिए फर्स्ट टाइम है। आप बस 10th में मोल जानते थे, एक 1 मोल इक्वल टू एन पार्टिकल्स, वो भी ये पार्टिकल कौन कौन सा वो नहीं पता था, इतना पता था कि हाँ 1 मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, राइट। चलिए ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अरे जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव कौन, आई कैप। कौन है लिखिए। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव यूनिट वेक्टर आई, इसके लिए के कैप। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। अगर एक्स एक्सिस ए है और वाई एक्सिस, यहाँ देखो भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मेरा व्हाइट बोर्ड में है, कहाँ है, तो जेड एक्सिस कैसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा। और ऐसे दिखा नहीं सकते इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं, करेक्ट है। अब मुझे चाहिए आई क्रॉस जे। इक्वेशन देखो भाई, गलत बोलते हो। ए क्रॉस बी के लिए 1 लिखा हूं मैं। ए क्रॉस बी का इक्वेशन क्या था, फार्मूला, डिफाइनिंग इक्वेशन, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए आई एन जे, साइन 90। इतना तो हो गया, करेक्ट है। और क्या देना है, एन कैप। बट यहाँ पे एन कैप क्या रहेगा, तो कहाँ से कहाँ जाना है, 1 मिनट। आई क्रॉस जे में आई से जे पे जाना है, आई से, और आई और जे तो एक्स वाई प्लेन में, बोलिए यस। आई और जे लाइन कौन सा प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, राइट। और आई से जे पे जाएंगे तो जो भी डायरेक्शन रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, कौन सा प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। और एक्स वाई प्लेन पे कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, ये पहले लिखवाए थे इसी दिन के लिए, याद है आपको, मैं ऐसे पढ़ाया था। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, इसमें से किसी 2
को मिलाकर एक प्लेन बनाइए, तो जो अब बाकी बचा रहेगा वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। करेक्ट है। तो एक्स आई से जे पे जा रहे हैं, तो आप कौन सा प्लेन में मूव किए हैं? एक्स वाई प्लेन, राइट। तो एक्स वाई प्लेन में है तो जो डायरेक्शन मिलेगा वो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर, या तो आउटवर्ड नहीं तो इनवर्ड। लेकिन एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। आपका मूवमेंट किधर है स्टूडेंट मेरे डायग्राम में? एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या रहेगा? आउटवर्ड। और वो आउटवर्ड डायरेक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव, याद है सबको? तो पॉजिटिव जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव कौन? के कैप। एक कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन वहाँ पे जो पहले देखिए कहीं पे भी कोई बात सिखा रहा है मतलब कहीं पे मुझे यूज़ करना है, टाइम वेस्ट करके तो नहीं ले रहा हूँ। इसलिए इतना बढ़िया से सिखाए थे, एक्स वाई प्लेन पे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर, वाई जेड प्लेन पे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, एक्स जेड प्लेन पे वाई एक्सिस परपेंडिकुलर। कितना बढ़िया यूज यहाँ पे हो गया। करेक्ट है। इसका वैल्यू कितना? 1। इसका वैल्यू भी कितना? 1। साइन एंटी कितना? 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू के कैप। के कैप करेक्ट है। तो आई क्रॉस जे को आज के बाद क्या लिखना है? के कैप, नॉट 1 भाई, के कैप। समझ में आ गया? अब यहाँ देखना है स्टूडेंट, ये है वाई एक्सिस, अरे क्या है? जेड एक्सिस। करेक्ट है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। करेक्ट है। और नहीं बिलीव है तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक तरफ आप रहिएगा, दूसरी तरफ कोई और रहेगा, और एक मार्कर को ऐसे घुमा के देखिएगा। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, हम लोग को कैसा नज़र आ रहा है स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ये बोर्ड के पीछे रहेगा उसको कैसे नजर आएगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड्स ऑन व्हाट? पॉइंट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे अब मुझे चाहिए जे क्रॉस के कैप। जे क्रॉस, जे से कहाँ पे जाना है? जे का मतलब यहाँ देखना है सबको। यहाँ देखिए, जे का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। जे का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। सब लोग नेक्स्ट टाइम से भाई एकदम मोबाइल वगैरह साइड में रखना, 1 मिनट का भी मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से देखते मोबाइल में लेकर आता हूँ, मेरा इतना मैसेज आता है स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, या कॉल। बट आप भी टेस्ट कर सकते हो, मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई दूंगा एक आध दिन के बाद। बहुत अर्जेंट दिखाई पड़ता है, अर्जेंट है, ऐसे है, कुछ ऐसा रहता है कि हाँ जिसको कर सकता हूँ। और मैक्सिमम कोशिश करते हैं हाँ बस ओके और के में काम चल जाए, ओके और के, क्योंकि मतलब उसमें ध्यान ही नहीं है। तो आज के डेट में मुझे सच में मोबाइल से इरिटेशन हो गया है। विन वाइफ भी कॉल करते हैं ना, अभी दूसरे सिटी में है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि कितना शॉर्टकट में निपटा जाए। मतलब हालांकि हो नहीं पाता है, खाना खाए यस, तो हाँ ना में काम चल जाता है, क्योंकि इतना बोलते हैं ना, सुबह से शाम तक 10 आवर 8 आवर बोलते हैं। कभी कोशिश करके देख लीजिएगा, खड़े हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। करेक्ट है एकदम बिल्कुल। बोलना भाई, फर्स्ट टाइम अगर कभी टीचर बने लिखोगे ना तो फर्स्ट डे पूरा दर्द करेगा, ऐसे रब करना है, मिटाना है। पहला बात तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ नहीं होगा, कर्व ड्रॉ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे खड़े रहना और सबको देखते रहना, कौन देख रहा है बोर्ड पे नहीं, बच्चों पे भी ध्यान देना है। मतलब सोचो कि कितना एक्टिव माइंड रखना है टीचर को, डिसिप्लिन रखना है, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, प्रॉब्लम बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब 100% क्लास में रहना पड़ता है अगर क्लास को मैग्नेटिक बनाना चाहते हो तो। और उसके बाद एक फ्लो चलता रहता है, इसके बाद क्या बोलना है, कौन सा एग्जाम्पल लेना है, कैसे इसके बाद रिप्रेजेंट करें कि बच्चों को समझ में आ जाए, सब कुछ मैकेनिज्म चलता रहता है। प्रॉपर प्लानिंग बहुत बड़ा काम है भाई, बहुत नॉलेज प्रोफेशन है, लेकिन बहुत बड़ा काम है। पढ़ाना सबकी बात नहीं है, नॉलेज होते हुए डिलीवरी चाहिए, कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाए। कुछ मजाक भी करते रहते हैं, मतलब समझाने के लिए करते रहते हैं। लगता है कि इतना टायर्ड में मजाक करने का मन करेगा। मेरा भी टाइम ध्यान उधर ही रहता है 8 बजे के बाद कि कब घड़ी 9 बजे बजता है। करेक्ट, लेकिन आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका नेक्स्ट 2 साल या 3 साल एक और जोड़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जे क्रॉस के कर रहे हैं, जे क्रॉस, जे का मतलब प्लस जे है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, और प्लस के है
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस पे आना है और यहाँ पे ऐसे आना है, राइट। तो आप किस प्लेन में मूव किए हैं? वाई जेड प्लेन में, करेक्ट है। कौन सा प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। तो आपका मूवमेंट यहाँ से देख रहे हैं, आपका मूवमेंट किधर है स्टूडेंट? यहाँ से देख रहा हूँ, इधर से देख रहे हैं, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका डायरेक्शन किधर रहेगा? आउटवर्ड। इधर रहेगा, जहाँ से देख रहे हैं उससे दूर रहेगा या उसके आपकी तरफ रहेगा? जहाँ से मैं देख रहा हूँ, इधर से मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, तो इधर से आते हुए किरणें, रे, राइट, क्या रहेगा? आउटवर्ड मेरे लिए, व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में। और इधर रहेगा क्या? इनवर्ड। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे नज़र क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या रहेगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या रहेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायग्राम देख लीजिए, ये क्या रहेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट्स वाई जे क्रॉस के इक्वल टू व्हाट है? जे का मैग्नीट्यूड फर्स्ट टाइम तो लिखेंगे ही साइन 90 और कौन सा कैप? आई कैप। करेक्ट है। आई, तो जे क्रॉस के, इसको बॉक्स में करते रहेगा, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप। अब बोले के क्रॉस जे क्या रहेगा? के क्रॉस आई, जे कैप। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आई क्रॉस जे क्या है? एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, आप भूलोगे नहीं, अभी समझ लेते हैं अच्छे से। आई क्रॉस जे के कैप। जे क्रॉस आई क्या होगा स्टूडेंट? उल्टा कर दिया ऑर्डर, माइनस के कैप। के कैप रहेगा या माइनस के कैप? मैग्नीट्यूड बाय तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस का जस्ट ऑपोजिट क्या रहेगा? नेगेटिव जेड एक्सिस। तो के कैप या माइनस के कैप? माइनस के कैप। के क्रॉस जे क्या रहेगा? माइनस आई कैप। आई क्रॉस के क्या रहेगा? माइनस जे कैप। तो दोनों को याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं, किसी एक बॉक्स का याद रखो, दिस एंड दिस, और उसका अगर याद रहेगा और ऑर्डर उल्टा रहेगा तो उसे माइनस लगा देंगे। करेक्ट है। और मूवमेंट क्या लेना था? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक शॉर्टकट दे रहा हूँ स्टूडेंट, आई जे के। अब याद करने के लिए, कभी अगर भूल भी गए ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा। आई जे के लिख देना है और एंटी क्लॉकवाइज का एरो बना देना है, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज का। और अगर आई क्रॉस जे लेना है तो आई से जे पे जाना है, बोलिए यस। तो आई से जे पे जाना है तो आगे वाला मिलेगा के। याद करने का ट्रिक, जे क्रॉस के लेना था, जे से के पे जाना है तो आगे वाला मिलेगा आई। के क्रॉस आई लेना है तो के से आई पे, तो आगे वाला क्या बचा? ये था मेरी तरफ से ट्रिक। वहाँ में भूल भी सकते हैं, बट इस ट्रिक को आई जे के लिखना है, पहले आई जे के, और कैसा एरो बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज का। याद रहेगा? वहाँ समझ लिए, अब यहाँ से रट लेंगे, याद रखिएगा। मतलब एक सर्कल बना देना है, उसमें एक ऑर्डर में आई के बाद जे लिख देना है और जे के बाद के लिख देना है। और ऐसे एरो देते हुए चले जाना है। अगर आई से जे पे जाना है क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, तो बचा हुआ वाला मिलेगा के कैप। याद रहेगा आज के बाद? ठीक है। आप लोग 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। ओके एवरीवन,
यहाँ देखना है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी साइन थीटा एन कैप, करेक्ट है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, क्योंकि इसका मॉडुलस तो 1 हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल 0 देन ए क्रॉस बी कितना, और ए क्रॉस बी कितना, किसके वजह से 0 हो गया स्टूडेंट, साइन की वजह से क्या हो गया 0, करेक्ट है। और अगर थीटा इक्वल टू 180 तब क्या हो जाएगा, तब भी तो साइन 180 0, साइन 180 कितना 0, साइन 0 0, साइन 180 भी क्या होता है 0 होता है, करेक्ट है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0। बोलिए स्टूडेंट, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है मतलब पैरेलल, और दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 मतलब एंटी पैरेलल, पर दोनों किस में कोलिनियर, बोथ किस में ये तो बोल सकते हैं कोलिनियर का मतलब क्या है, अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द, चाहे डायरेक्शन सेम हो या जस्ट अपोजिट हो। तो यहाँ से कंडीशन, क्या कंडीशन था, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का, कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। वैसे ही आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का कोलिनियर होने का के लिए अगर ऐसा रहेगा, प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो क्या करना है, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर वैल्यू 0 आ गया तो वहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। लिखिए, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, क्या कंडीशन लिखेंगे स्टूडेंट, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 देन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। सही है, इसको याद रखिएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन असाइनमेंट मिलेगा। यहाँ समझ में आ गया। बोलिए स्टूडेंट, पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला मुझे चाहिए, बट द फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नॉट ट्रेपेजियम, वी आर टॉकिंग ऑफ पैरेललोग्राम। ए था बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, करेक्ट है। कौन सा हाइट, बेस अगर ए को मान रहे हैं तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं जानते तो आज का जानिए। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ए तो ले लिए, ए और ए का, करेक्ट है, बी भी तो ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, बी लेंगे तो बी और बी, इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा, एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिलेगा, करेक्ट है ना। अच्छा स्टूडेंट, ए एच को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बी, बोले हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकाल सकते, यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कितना, एच बाई बी, एच बाई बी, देन एच इक्वल टू बी साइन थीटा, एच इक्वल टू व्हाट, ओके।
ए का एच का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब लोग कुछ ऑब्जर्व करो भाई, क्या है सर? ये तो दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड था, ये दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, करेक्ट है। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, यहाँ देखो भाई, लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टू वेक्टर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फिर से एक बार, ए बी, और ए क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ कौन सा पैरेललोग्राम? लिखना है, लिखना है वैसा पैरेललोग्राम जो वेक्टर ए और बी को मिलाकर बना है, करेक्ट है। और दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करके जो ए, हाँ से ए और बी से जो पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसका जो एरिया रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? इन दोनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, क्योंकि ये है क्या? ए इंटू एच है, ए इंटू एच है। ए था एंगल थीटा। लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Formed by vector A and B, formed by vector A and B. करेक्ट है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ देखो भाई, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर का फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में, और बी को बी एक्स बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ उस तरीके से ले रहे हैं कि दो वेक्टर दिया रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल, करेक्ट है। तो जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का दो तरीका था, एक तो ए बी कॉस थीटा और दूसरा था क्या? ए एक्स बी एक्स, फिर क्या था? ए वाई बी वाई, फिर क्या था? ए जेड बी जेड। ऐसा कुछ देखें सिंबल, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है क्लास 12th में, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनांट। क्या बोलते हैं? मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनांट। आप लोग नहीं जानते हो? जानते थोड़ा बहुत? नहीं, कोई बात नहीं है। तो इसको जब आपको क्लास 12 मैं जो वेक्टर पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, वो वेक्टर आपका, ये जो वेक्टर पढ़ा रहे हैं तो वेक्टर का मैं 30% पढ़ा रहा हूँ, जब सिर्फ फिजिक्स तक। पूरा वेक्टर एक बुक पढ़ना है 12th मैथ में, जिनका मैथ है वो अपने मैथ में 5 बुक पढ़ना है। अलजबरा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, 3D, करेक्ट है। तो वेक्टर एक बुक ही है, तो जो मैथ के टीचर हैं वो और भी डेप्थ में पढ़ाएंगे, ठीक है। बट मैं आप सिर्फ कितना पढ़ा रहा हूँ, जितना फिजिक्स के लिए चाहिए। तो वहाँ पे उस फॉर्म में भी वेक्टर को प्रेजेंट किया जाएगा, करेक्ट है। चलिए तब अभी वहाँ पे नहीं देखेंगे। तो ए क्रॉस बी करना है कार्टेशियन सिस्टम में, क्या करना है? थोड़ा एफर्ट लगाओ भाई, ये लास्ट कॉन्सेप्ट आज का। ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के।
अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पता है ना कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, नहीं नज़र आता तो कल से वहाँ उधर बैठिएगा, मैं इधर तो खड़ा हूँगा बार बार, राइट, और आप वेट करते रहोगे, बेटर उधर बैठ जाते हैं। इसमें ए पहले है या बी पहले है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, करेक्ट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ देखिएगा, और लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को फॉलो करना है, मतलब सबके साथ 1 by 1 क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो पहले किसका साथ करेंगे, बी एक्स आई कैप, फिर किसके साथ करेंगे, लिखेंगे, बट इसको पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे। तो इस यहाँ से देखिएगा, इस टर्म को ले रहे हैं और इस टर्म को इन तीनों टर्म के साथ क्रॉस करना है। बोलो भाई, ए एक्स बी एक्स क्या लिखेंगे, और यहाँ पहले कौन है, आई, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, फिर क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, लेकिन क्रॉस करने के लिए जे क्रॉस आई लिखें या आई क्रॉस जे, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, आई क्रॉस जे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स बी जेड, एक्स बी जेड, उसके बाद क्या लिखेंगे, आई क्रॉस के। यहाँ पे कितना टर्म आया, 3, इसको लेकर चलिए, यहाँ से भी 3 टर्म आएगा, फिर इसको लेकर चलिए, वहाँ से भी 3, तो इसलिए 6 और टर्म लिखिए फास्ट। देखिए तो 9 टर्म हो गया, 9 टर्म हो गया, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको देखिएगा, ये तीनों टर्म 0 होगा, किसकी वजह से, आई क्रॉस आई 0 था, जे क्रॉस जे 0 था, के क्रॉस के। अब कितना टर्म बचा, 6, और इस 6 टर्म में यहाँ देखो भाई, ए क्या है, आई क्रॉस जे इक्वल टू प्लस के, ये क्या है, के कैप, प्लस के कैप, और कहीं पे देखिए तो जे क्रॉस आई भी है, माइनस, तो दोनों में एक बात तो कॉमन है, कॉमन के, बस प्लस और माइनस का। तो क्या इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ कर लें और के को बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस, बोलो भाई, ए वाई बी एक्स, ए वाला माइनस दे दिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, के कैप। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो भाई, आई क्रॉस के, आई क्रॉस, देखिए तो कहीं पे के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई क्या होता है, जे, और आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। तो ए क्या रहेगा, जे, और ए क्या रहेगा, माइनस जे। दोनों में कॉमन जे ले लें तो क्या लिख सकते हैं, पहले वो वाला टर्म लिखेंगे, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, और इसके वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस जे, तो ये माइनस यहाँ ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स बी जेड, और कॉमन क्या ले लेंगे, जे। इतना टर्म हो गया। अब देखो भाई, जे क्रॉस के, कहीं पे फिर से के क्रॉस जे है, यहाँ पे है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई,
और के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई। तो क्या लिखेंगे, ए बाई बी जेड, ए बाई बी जेड, अब माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब फाइनल करते हैं, आई वाला टर्म कौन सा है, आई का कोफिशिएंट, तो वो वाला टर्म को पहले लिखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग का हैबिट है आई से के टर्म लिखने का। के जे आई थोड़ा उल्टा लगता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्या हो जाएगा, आई कैप, प्लस बोलिए ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, क्या रहेगा, जे कैप, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स, क्या रहेगा, कैप। इसको बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। और ए क्रॉस बी दो वेक्टर या एक वेक्टर, मान लेते हैं इसका नाम सी दे दिए, क्योंकि ए क्रॉस बी लिखने में थोड़ा सा लगता है कि दो वेक्टर लिख रहे हैं, बट दो वेक्टर लिख, क्रॉस करने के बाद दो वेक्टर आया या सिंगल वेक्टर हो गया, सिंगल वेक्टर। बोलिए सर ए डॉट बी तो इतना आसान था, ए एक्स बी एक्स, एक्स और एक्स, बाई और बाई, जेड और, दुनिया का सबसे आसान काम था, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड, वो तो याद हो गया सर। ये थोड़ा पजल है, इसको याद करने का एक ट्रिक, यहाँ देखो भाई, क्या देखना है, आई को छोड़कर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, तो इसका नाम सी दे दिए हैं, तो सी का एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इसका बाई कंपोनेंट क्या रहेगा, ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड। और इसका जेड कंपोनेंट क्या रहेगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई एक्स बाई जेड। एक सीक्वेंस बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, इस ऑर्डर को मेंटेन कीजिएगा, फार्मूला याद रहेगा। कौन सा कंपोनेंट, तो शुरू करना है बाई से, किससे शुरू करना है, ए बाई जेड, क्या रहेगा, ए बाई बी जेड, ए बाई, और फिर उल्टा ए जेड बी वाई रहेगा, बाई जेड ही, बट स्टार्ट कहाँ से, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब ये ट्रिक है भाई। ओरिजिनल तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये तो दवाई करना ये है, बट आप लोग का लाइफ आसान करने के लिए, जैसे मुझे याद रहता है फार्मूला, आई दिमाग में बैठा लिया हूँ, अगर यहाँ पे अगर एक्स कंपोनेंट है आई, तो एक्स कंपोनेंट तो स्टार्ट करना है 22 से, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट, मतलब जे का कोफिशिएंट, तो बाई कंपोनेंट तो स्टार्ट करना है बाई के बाद जेड से, कहाँ से, इसमें बाई नहीं रहेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें एक्स कंपोनेंट है, तो दोनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट में एक्स बी एक्स नहीं रहेगा, है क्या, नहीं है, करेक्ट है। तो यहाँ पे सी वाई चाहिए, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड। क्या अब चाहिए, के का कोफिशिएंट, जेड कंपोनेंट, स्टार्ट कहाँ से करना है, जेड के बाद एक्स, एक्स बाई जेड एक्स, करेक्ट है। इस रिदम को, सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो सी जेड इक्वल टू व्हाट, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। याद करने का ट्रिक समझाया, ट्रिक से अगर याद करना चाहें कर लीजिएगा, और नहीं अगर याद करना चाहते तो मैं बार बार क्रॉस प्रोडक्ट करते रहिएगा। ये तो फर्स्ट टाइम के लिए मैंने किया हूँ, बट मुझे लगता है कि इस ट्रिक को फॉलो करना चाहिए। एक्स कंपोनेंट तो स्टार्ट करना कहाँ से है, 22 से। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा,
कार्टेशियन सिस्टम में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब सी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए क्रॉस बी को सी मान लिए हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम में मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, बोलो भाई अब मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो रहा है, बोलिए, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का। तो क्या हो जाएगा? सी एक्स का स्क्वायर सी वाई का स्क्वायर। ऐसे बोलने से थोड़ा हिम्मत बना रहता है, ठीक है। अब वहाँ देखिए एक्स कंपोनेंट क्या था? ए बाई बी जेड माइनस बी वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड का स्क्वायर प्लस एक्स बी वाई माइनस, करेक्ट है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा लेंदी दिख रहा है, बट लिखो भाई लिखो, लिखना पड़ेगा ना, सुनना थोड़े है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है फार्मूला में, बट नहीं रहता कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू में रहेगा तो एकदम छोटा हो जाएगा। कैलकुलेट करके 2 4 जैसा वैल्यू कुछ रहेगा, वैसे ही ये भी वैल्यू क्या रहेगा? बहुत बड़ा रहेगा या न्यूमेरिकल वैल्यू में लेंदी दिख रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म में। कौन सा फॉर्म? लेटर वाइज में लेंदी दिख रहा है, बट जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा ही लेंदी रहेगा या 2 4 5 ऐसे 10 ऐसा वैल्यू हो जाएगा, ऐसा वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट है। तो आज का क्लास इतना ही रखने दीजिए, लेकिन आज का क्लास बहुत कुछ पढ़ाया गया है, घर पे जाकर आपको दिखना पड़ेगा, 2 आवर इसमें लगेगा आपको, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। थ्योरी का वेक्टर का बस हार्डली हाफ एन आवर बचा हुआ है। थ्योरी का 45 मिनट्स वेक्टर का थ्योरी बचा हुआ है, उसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। आज के इतना ही।